हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके सीबीएसई एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट इज आवर इंटेलिजेंस द रिजल्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट? डिस्कस। देखो, जब आप अपने भाई बहन को देखते हैं, स्कूल में अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि हर पर्सन इंटेलिजेंस में, बिहेवियर में और पर्सनालिटी में एक दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है? किसी पर्सन का इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है और किसी पर्सन का इंटेलिजेंस बहुत कम होता है। किसी पर्सन की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, किसी की एक्सट्रोवर्ट। किसी पर्सन का बिहेवियर एमिएबल होता है, फ्रेंडली होता है, और कोई पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेटेड बिहेवियर का होता है। तो ये सब चीजें किस रीजन की वजह से होती है? कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए? क्या हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है या फिर एनवायरनमेंट? हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी का मतलब होता है जो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो जेनेटिक मेकअप है, वो होती है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट होता है जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, वो होता है एनवायरनमेंट। तो देखो, रिसर्च के बाद ये प्रूव किया गया कि कोई भी दो पर्सन इंटेलिजेंस में, बिहेवियर में और पर्सनालिटी में सेम नहीं हो सकते। उनके अंदर कुछ परसेंटेज कोरिलेशन होते हैं, लेकिन 100% वो कोरिलेट नहीं करते। चाहे हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की, चाहे हम बात करते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस की, चाहे सिबलिंग हो या फिर एडॉप्टेड चिल्ड्रन, किसी भी पर्सन में 100% सिमिलैरिटी नहीं होती। चाहे कोई भी केस हो, चाहे इंटेलिजेंस की बात करो, चाहे उसके बिहेवियर की बात करो या फिर उसकी पर्सनालिटी की। तो क्या रीजन है किस वजह से हमारा इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होता है? क्या नर्चर की वजह से होता है या फिर नेचर की वजह से? नर्चर मैंने आपको बताया कि जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े होते हैं वो होता है नर्चर। और नेचर यानी जो जीन्स आपको इनहेरिट हुए हैं आपके पेरेंट्स से, वो होता है हेरिडिटी। तो देखो, यहाँ पर हमने 3 तरह के बच्चे लिए हैं। तीनों बच्चों पर हम स्टडी कंडक्ट करके ये देखते हैं कि कितने परसेंट सिमिलैरिटी मिलती है इंटेलिजेंस के केस में। 3 तरह के कौन कौन से बच्चे हैं? पहले है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरे हैं सिबलिंग और तीसरे हैं एडॉप्टेड चिल्ड्रन। देखो, कुछ साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने में, लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि नहीं, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ड्रन के बिहेवियर को, चिल्ड्रन के इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने में। तो देखो, हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस की। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब क्या होता है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो देखने में बिल्कुल सेम होते हैं, सेम ही उनका जेंडर होता है, वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो देखो, अगर आइडेंटिकल ट्विंस है और आप उनको एक जैसे एनवायरनमेंट में ही बड़ा करते हैं, एक छत के नीचे ही उन्हें पालते हैं, तो उनके इंटेलिजेंस में कितना कोरिलेशन होगा। देखो, अगर आइडेंटिकल ट्विंस को रियर टुगेदर दे कोरिलेट 0.90। अगर आइडेंटिकल ट्विंस को आप एक ही छत के नीचे, एक ही एनवायरनमेंट में पाल रहे हैं, तो वहां भी उन दोनों में 100% सिमिलैरिटी इंटेलिजेंस में नहीं होगी। उनमें जो इंटेलिजेंस की सिमिलैरिटी होगी वो होगी 90%, यानी वो कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से इंटेलिजेंस में 0.90। क्लियर? अब देखो, अगर हमने आइडेंटिकल ट्विंस का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, दे आर रियर्ड अपार्ट, दे कोरिलेट 0.72। देखो,
अगर बच्चों को हमने चाइल्डहुड पीरियड में ही एक दूसरे से अलग कर दिया, सपोज एक बच्चे को आप पाल रहे हैं दिल्ली में और दूसरे को आप पाल रहे हैं मुंबई में, तो यहाँ पर दोनों बच्चों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। दोनों बच्चों की हेरिडिटी तो सेम है क्योंकि एक ही पेरेंट्स के वो दोनों बच्चे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट यहाँ पर डिफरेंट हो गया। एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के बाद भी उन बच्चों में को रिलेशन होगा बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। वो बच्चे को रिलेट करेंगे 0.72। तो समझ आया आपको हेरिडिटी किस तरह से इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। बच्चे सेम पेरेंट्स के हैं, अगर आप उन्हें अलग अलग एनवायरनमेंट में पालते हैं तब भी उनमें सिमिलैरिटी होती है। ये क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक मेकअप, क्योंकि उन बच्चों में जो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं वो सेम पेरेंट्स के हुए हैं। तो देखो, आइडेंटिकल ट्विन्स when they are reared together they correlate 0.90 and identical twins when they are reared apart they correlate 0.72। आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब देखो, एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रैटर्नल ट्विन्स को सेम मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, आइडेंटिकल ट्विन्स में सेम जेंडर होता है। जो जुड़वा बच्चे होंगे या तो दो लड़कियां होंगी या दो लड़के होंगे, लेकिन जब हम फ्रैटर्नल ट्विन्स की बात करते हैं तो इसमें एक लड़का होगा एक लड़की होगी। बच्चे दोनों जुड़वा होंगे लेकिन दोनों का जेंडर सेम नहीं होता है। तो ये डिफरेंस आप अच्छे से क्लियर कर लेना। आइडेंटिकल ट्विन्स में सेम जेंडर होता है, दोनों बच्चे एक जेंडर के होते हैं, चाहे दो लड़के हों या फिर दो लड़कियां हों। लेकिन फ्रैटर्नल ट्विन्स में एक लड़का होगा एक लड़की होगी, होते दोनों जुड़वा हैं लेकिन इनमें जेंडर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो देखो, आपके बुक में जो फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं उनके बारे में भी दिया गया है कि अगर हम फ्रैटर्नल ट्विन्स की हेरिडिटी सेम रखते हैं और एनवायरनमेंट भी सेम रखते हैं, यानी दोनों को एक ही छत के नीचे पालते हैं, तो उनमें को रिलेशन आता है 0.60। और अगर फ्रैटर्नल ट्विन्स का एनवायरनमेंट चेंज कर दिया जाता है, चाइल्डहुड पीरियड से ही वो सेपरेट कर दिए जाते हैं, तब भी उनमें को रिलेशन होता है। उनका को रिलेशन होता है 0.35। ये मैं बात कर रही हूं फ्रैटर्नल ट्विन्स की। फ्रैटर्नल ट्विन्स जिसमें एक लड़का होता है एक लड़की होती है, दोनों ही बच्चे जुड़वा होते हैं लेकिन दोनों का जेंडर सेम नहीं होता। फ्रैटर्नल ट्विन्स को भी आप इस टेबल में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, जो सेकंड टाइप है ये है सिबलिंग्स। सिबलिंग कौन होते हैं? सिबलिंग भाई बहन होते हैं। इसमें एज का डिफरेंस हो सकता है, लड़का 10 साल का हो सकता है, लड़की 5 साल की हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। सिबलिंग में अगर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट सेम हो, यानी दोनों बच्चों को एक ही छत के नीचे पालते हैं, तो उनमें कितना को रिलेशन होता है इंटेलिजेंस के केस में। देखो, अगर हम सिबलिंग को रियर टुगेदर दे कोरिलेट 0.50। सिबलिंग का मतलब हुआ भाई बहन। अगर भाई बहन को आप एक ही छत के नीचे पाल रहे हैं, देखो यहाँ पर जो नेचर है वो सेम है क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, लेकिन नर्चर भी आप सेम दे रहे हैं, एक ही छत के नीचे आप उन्हें पाल रहे हैं, तो वो एक दूसरे से को रिलेट करेंगे 0.50। और अगर आपने सिबलिंग के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, यानी सिबलिंग को आपने एक दूसरे से अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट में पाल रहे हैं, तो उनमें को रिलेशन होगा 0.25। सिबलिंग रियर्ड अपार्ट दे कोरिलेट 0.25। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी,
क्योंकि दोनों ही बच्चों में, दोनों ही सिबलिंग में जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है, दोनों सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं। तो क्लियर हुआ आपको टेबल से? इस टेबल में मैंने आपको आइडेंटिकल ट्विंस और सिबलिंग के बारे में बताया है कि जब हम आइडेंटिकल ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही एनवायरनमेंट में पालते हैं तो उन दोनों के इंटेलिजेंस में कितना कोरिलेशन होगा? इंटेलिजेंस में कोरिलेशन होगा 0.90। देखो यहाँ पर नर्चर और नेचर दोनों सेम है। नेचर क्या है? नेचर है हेरिडिटी और प्लस नर्चर है एनवायरनमेंट। यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर बच्चों में 90% कोरिलेशन आएगा इंटेलिजेंस में। और अगर आइडेंटिकल ट्विंस को आप अलग कर देते हैं चाइल्डहुड पीरियड में ही, एक बच्चे को आप एक जगह पाल रहे हैं और दूसरे बच्चे को दूसरी जगह, तो वहां पर भी उनमें कोरिलेशन तो होगा बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि उन दोनों में सेम पेरेंट्स के जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस का कितना कोरिलेशन होगा? कोरिलेशन होगा 0.72। यानी जब उन बच्चों पर आप स्टडी कंडक्ट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उन बच्चों के अंदर सिमिलैरिटी है इन इंटेलिजेंस, इन बिहेवियर एंड इन पर्सनालिटी 0.72। एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के बाद भी हेरिडिटी की वजह से उन बच्चों के इंटेलिजेंस में, बिहेवियर में और पर्सनालिटी में 0.72 कोरिलेशन है। क्लियर? और दूसरे जो सिबलिंग है, सिबलिंग को अगर आप एक जैसा ही एनवायरनमेंट देते हैं और हेरिडिटी तो उनकी सेम है क्योंकि सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, यानी यहाँ पर भी नेचर और नर्चर ये दोनों सेम है, तब भी इन बच्चों में 100% इंटेलिजेंस में कोरिलेशन नहीं होगा। इनके इंटेलिजेंस में जो कोरिलेशन होगा वो होगा 50%। क्लियर? और अगर आपने सिबलिंग के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, यानी एक बच्चे को आप अपने साथ पाल रहे हैं और दूसरे बच्चे को किसी रिलेटिव को दे दिया, तो देखो यहाँ पर एनवायरनमेंट बदल गया। एनवायरनमेंट बदलने के बाद भी उन बच्चों के इंटेलिजेंस में आपको कोरिलेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.25। ये जो कोरिलेशन है ये है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि दोनों बच्चों में सेम जीन्स ट्रांसफर हुए हैं, इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है। तो समझ आया? इन बच्चों का इंटेलिजेंस, इनका बिहेवियर और इनकी पर्सनालिटी में 25% सिमिलैरिटी होगी। चाहे आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया फिर भी हेरिडिटी की वजह से इन बच्चों में सिमिलैरिटी होगी, ये एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे। क्लियर? तो ये मैंने फैक्टर बताया है हेरिडिटी। इन दोनों केस में हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने में। तो समझ आया हेरिडिटी फैक्टर क्या होता है? हेरिडिटी फैक्टर, इस फैक्टर में जेनेटिक मेकअप रिस्पॉन्सिबल होता है। जेनेटिक मेकअप की वजह से ही बच्चों में जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसकी वजह से उनके इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी और उनका बिहेवियर एक दूसरे से कोरिलेट करता है। अब देखो, अब हम बात करते हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन की। अडॉप्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं? देखो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के बच्चे नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि बच्चे गोद ले लेते हैं। तो जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अडॉप्टेड चिल्ड्रन के केस में जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती बच्चे के इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले मैंने लिखा है चिल्ड्रन बोर्न और दूसरा है चिल्ड्रन अडॉप्टेड बाय। बोर्न के नीचे मैंने लिखा है चिल्ड्रन बोर्न इन डिसएडवांटेज्ड होम। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बच्चे जो गरीब फैमिली में
पैदा होते हैं। दे आर अडॉप्टेड बाय हायर इकोनॉमिक स्टेटस। उन बच्चों को जो रिच फैमिली होती है वो गोद ले लेती है, तो उन बच्चों का इंटेलिजेंस कैसे इन्फ्लुएंस होगा। तो देखो यहाँ पर जो बच्चे गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं और जब वो ग्रो होते हैं एज में, यानी जब उनकी उम्र बढ़ती है, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल बिकम मोर क्लोजर टू एडॉप्टेड पेरेंट्स। जब बच्चे एज में इंक्रीज होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एडॉप्टेड पेरेंट्स के क्लोजर होता जाता है। कैसे? देखो, जब बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ और एक एफ्लुएंट फैमिली ने उसे गोद ले लिया, तो वहां पर उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। वहां पर बच्चे की स्कूलिंग बहुत अच्छी होगी, वहां पर बच्चे को गुड न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो सारी चीजें हैं ये बच्चे के इंटेलिजेंस को एनहेंस कर देगी। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर है इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने के लिए वो है एनवायरनमेंट। तो देखो यहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल मूव क्लोजर टू अडॉप्टेड पेरेंट्स, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इंटेलिजेंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ गुड स्कूलिंग एंड गुड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर बच्चे को जब अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, वो अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएगा, अच्छे एटिकेट्स डेवलप होंगे, अच्छा उसको खाना मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए? यहाँ पर एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस बच्चे का जन्म तो गरीब फैमिली में हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसके जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रोंग प्रूव नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जा रही है उसका इंटेलिजेंस क्लोजर होता जा रहा है एडॉप्टेड पेरेंट्स की तरफ। तो समझ में आया कि किस तरह से एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को। अब देखो इस केस में हम वैसे वर्सा भी कर सकते हैं, इस केस को हम अपोजिट कर सकते हैं। बच्चा पैदा हुआ है रिच फैमिली में, लेकिन किसी रीजन की वजह से जो रिच पेरेंट्स थे उन्होंने बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ दिया और गरीब पेरेंट्स ने बच्चे को वहां से गोद ले लिया। तो देखो यहाँ पर बच्चा पॉवर्टी में रहेगा, उसको ना अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, ना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन रिच फैमिली। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट फैक्टर है वो ज्यादा पावरफुल है इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने। तो समझ में आया, अडॉप्टेड चिल्ड्रन के केस में एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करने। क्लियर? तो होपफुली आपको तीनों ही केसेस समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस और सिबलिंग के केस में हेरिडिटी इन्फ्लुएंस करती है इंटेलिजेंस को, और अडॉप्टेड चिल्ड्रन के केस में एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है इंटेलिजेंस को। दोनों ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी, जो इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप एग्जाम में लिखेंगे कि इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। क्लियर? देखो जो हेरिडिटी होती है वो एक रेंज सेट करती है, लेकिन जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो उस रेंज को क्रॉस करने में हेल्प करता है। जैसे देखो जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट है उनके बच्चे ऑब्वियसली इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन एक रेंज तक इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि जो जेनेटिक फैक्टर्स उन बच्चों के अंदर आए हैं पेरेंट्स से वो इंटेलिजेंस के हैं, तो वो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, सपोर्टिव अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, तो हो सकता है वो बच्चे उस लाइन को क्रॉस कर जाएं, उस रेंज को ओवरकम कर जाएं। हो सकता है वो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएं। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों ही चीजें
इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? तो समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाना, और ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का। तो होपफुली अब आप कैपेबल हो गए होंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप ऐसा करना, टेबल जरूर बना देना, क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। इसके बाद आप नीचे एक्सप्लेन करना टेबल को। एक्सप्लेनेशन भी बहुत इजी है। आप कैसे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में? आइडेंटिकल ट्विन्स व्हेन reared together they correlate 0.90 and when they are reared apart they correlate 0.72। इसी तरह से आप सिबलिंग के केस में भी लिख देना। और एडॉप्टेड चिल्ड्रन के केस में किस तरह से लिखेंगे? चिल्ड्रन हु आर बोर्न इन पुअर फैमिली adopted by rich family, when they grow in age their intelligence level become more closer to adopted parents। फिर आप इसमें एग्जाम्पल दे देना, इंटेलिजेंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ गुड स्कूलिंग एंड गुड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना, ताकि हर बच्चे की क्वेरी अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।